इसलिए प्रमाण दृष्टि को शुद्ध नय की दृष्टि के सामने प्रमाण दृष्टि को भी एक प्रकार से व्यवहार दृष्टि में डाला है आचार्यों ने, प्रमाण दृष्टि को भी। इसलिए यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, पर्याय भी द्रव्य के ही तो भेद हैं, अवस्तु तो नहीं है, तो उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? उसे तो जब वस्तु के भेद हैं, वस्तु में समाहित हैं, अनेकांत स्वरूप में समाहित हैं, तो उसको तो निश्चय कहो। देखो समाधान, समाधान यह है कि यह ठीक है पंडित जी कह रहे हैं आपकी बात सही है, यह ठीक है, किंतु यहां द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है, द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके उपदेश दिया है। देखो उपदेश व्यवहार का भी होता है, प्रमाण का भी उपदेश होता है, लेकिन यहां पर जो उपदेश दिया जा रहा है वो निश्चय दृष्टि का उपदेश दिया जा रहा है, द्रव्य दृष्टि का उपदेश दिया जा रहा है। द्रव्य रूप कर सर्व थिर परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो। ये पंक्तियां जो मैं कह रहा हूं ना, ये भी जयचंद जी साहब की हैं, क्योंकि जयचंद जी साहब ने जो 12 भावना लिखी हैं उसमें पहली जो अनित्य भावना है उसका ये वर्णन किया उन्होंने, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय नय करी गौण। यहां पर भी यहां लिख रहे हैं, देखो यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान, ये इन्हीं से उठा करके उन्होंने वो अनित्य भावना लिखी है, इन्होंने यहाँ से ही पंक्ति उठा करके प्रधान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। हो भेद को प्रधान करेंगे तो अभेद मालूम नहीं होगा, इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहां अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती, और सरागी के, और हम सरागी हैं, निर्विकल्प दशा भेद रहेगा तो निर्विकल्प दशा नहीं बनेगी, तो सरागी के विकल्प होते रहते हैं। अब देखो इसमें एक और बहुत प्यारा संकेत कर रहे हैं, इसलिए जहां तक राग आदि दूर नहीं हो जाते वहां तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। माने इसमें भी एक बात मुख्य रूप से छद्मस्तों की अपेक्षा है, ये छद्मस्तों की अपेक्षा कहें अथवा जब तक राग है तब तक की बात कह रहे हैं कि यहां पर भेद को याद करने की जरूरत नहीं है। आप वीतराग हो जाओ, केवली परमात्मा बन जाओ, सर्वज्ञ बन जाओ, तो तुम्हारे ज्ञान में सब झलकेगा, लेकिन तुम्हारी वीतरागता उससे बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी। लेकिन यदि हम निचली भूमिका में भेदों का स्मरण करते रहेंगे, भेदों को याद करते रहेंगे, तो निर्विकल्पता नहीं बनेगी। इसलिए हमको अपनी अवस्था का भी विचार करना है, इसलिए निर्विकल्पता के लिए ये भेदों को यहाँ पर गौण करना आवश्यक है। ये छद्मस्त अवस्था में, सराग अवस्था में भेदों को गौण करना आवश्यक है। यहाँ लिख रहे हैं देखो जयचंद जी साहब, वीतराग होने के बाद भेदा भेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, और वहां नयों का आलंबन ही नहीं रहता है। नयों का आलंबन तो निचली भूमिका में ही होता है। इस प्रकार से मैंने आपको आज आत्मख्याति टीका और जयचंद जी साहब का जो भावार्थ है उसके आधार पर कुछ चर्चा की है। आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देंगे, और इसके संबंध में जयसेनाचार्य और प्रभाचंद्राचार्य का कोई मंतव्य बताने का भाव होगा तो मैं आपके साथ में कल चर्चा करूंगा इसकी। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। गाथा का पाठ करते हुए हम समापन करेंगे। व्यवहारेण वदिस्सदी नाणिश्चरित दंसणं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसणं जान गो शुद्धो। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। जय जिनेन्द्र।